आधी रात का वक्त था। जंगल का इलाका। जंगल के बीच एक बड़ी गहरी नदी और उसके ऊपर बना एक विशालकाय बांध चांद की चांदनी में साफ नजर आ रहा था। उस बांध के ऊपर से गुजरती एक सड़क के ऊपर खड़े 4 बड़े ट्रक और कुछ आदमी जो उन ट्रकों के अंदर रखे बड़े बड़े लकड़ी के खांचों को धकेल धकेल कर बांध के पानी में डंप कर रहे थे। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद वो चारों ट्रकों के अंदर रखा सामान डैम के पानी में फेंक दिया गया और फिर वो ट्रक वहां से चले गए। मगर दूर उस ब्रिज के आखिरी छोर पर सड़क किनारे एक जीप अभी भी खड़ी थी। उन ट्रकों के जाने के बाद उस जीप की हेडलाइट्स चली और जीप चलते हुए ब्रिज के उसी हिस्से में आकर खड़ी हो गई जहां वो ट्रक्स खड़े थे। और उस जीप के अंदर से एक आदमी निकल कर बाहर आया। हाँ, वो वही था जिसका आपको इतने समय से इंतजार था, सीताराम। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बाद में शायद आप कहानी में इतना खो जाएं कि इसे लाइक करना ही भूल जाएं। और अगर आपको कहानी पसंद ना आए तो डिसलाइक करने में भी ज़रा ना हिचकिचाएं। तो चलिए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। स्टेडियम के सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के बाद जब डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय के हाथ कुछ नहीं लगा, तब दोनों अपने हारे हुए मन को हल्का करने के लिए एक बार के कोने वाली टेबल में बैठे शराब के घूंट पी रहे थे। गिलास खाली करता हुआ इंस्पेक्टर विजय बोला, कभी मीडिया के सवाल सुने हैं तुमने? ऐसे खून जलाने वाले सवाल पूछते हैं कि पूछो मत। इनका बस चले तो सामने वाले के पिछवाड़े में हाथ डाल के उनके अंदर से जवाब खींच के निकाल ले, नाक में दम कर देते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ 2 ही सवाल हैं, डिटेक्टिव विनोद बोला। इंस्पेक्टर विजय सिगरेट का कश भरता हुआ बोला, सवाल? कैसे सवाल? यही कि स्टेडियम की एलसीडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही वो लड़की की तस्वीर और तुम्हारा कनेक्शन क्या है? डिटेक्टिव विनोद विस्की का एक छोटा सा सिप लेते हुए बोला, और उस तस्वीर को देखकर तुमने ये क्यों कहा कि उस कातिल का अगला शिकार तुम हो? ऐश ट्रे में सिगरेट की राख गिराते हुए इंस्पेक्टर विजय बोला, क्योंकि उस स्टेडियम में सिर्फ मैं ही था जो उस लड़की को जानता था। मुझे पूरा यकीन है कि सीताराम अब मेरे पीछे है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर विजय ने अपना पैग खत्म किया। डिटेक्टिव विनोद बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसे लगा कि विजय आगे कुछ बोलेगा, मगर विजय ने विस्की की बोतल उठाई और अपना अगला पैग बनाने लगा। इंस्पेक्टर विजय कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। उस लड़की की बात करने के बाद उसके बर्ताव में कुछ बेचैनी सी थी, मानो जैसे उसके अंदर कोई भूचाल आ रहा हो। उसे ऐसा देखकर डिटेक्टिव विनोद के मन में कई और सवाल उभरने लगे। डिटेक्टिव विनोद ने भी अपने गिलास की विस्की एक घूंट में खत्म की और गिलास सरका के इंस्पेक्टर विजय के सामने रख दिया। इंस्पेक्टर विजय थोड़ी शराब विनोद के गिलास में भी गिराने लगा। तभी विनोद ने पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा उस लड़की का रिश्ता क्या था? विजय ने बोतल साइड रखी और अपना गिलास उठाकर एक घूंट में गिलास खाली कर दिया और गिलास टेबल में पटकने के बाद सिर झुकाकर कुछ देर खामोशी से बैठा रहा, मानो जैसे वो अतीत में चला गया हो। डिटेक्टिव विनोद भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद इंस्पेक्टर विजय बोला, मैरी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैरी मुझ पे अपनी जान छिड़कती थी। डिटेक्टिव विनोद इतना तो समझ चुका था कि उस तस्वीर वाली लड़की का नाम मैरी है। विजय आगे बोला, मैरी हमेशा कहती थी, मेरे बिना जीना पड़े तो जान दे देगी। प्यार तो मैं भी बहुत करता था, मगर शायद मेरा प्यार मैरी जितना सच्चा नहीं था। इंस्पेक्टर विजय भावुक हो गया था। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। उसके चेहरे में अफसोस साफ नजर आ रहा था। वो विनोद की आंखों में आंखें डालकर आगे बोला, यार विनोद, जब से शादी हुई है ना, मैरी को बहुत मिस करता हूँ यार। जब उसके साथ होता था तो लगता था कि मैं दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी हूँ। आज वो नहीं है तो लगता है कि मेरे शरीर का सबसे अहम हिस्सा मुझसे कटकर अलग हो गया हो। मैंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। डिटेक्टिव विनोद उसे बीच में टोकना नहीं चाहता था,
मगर उसने विजय को टोकते हुए बोला, खुद को संभाल और ये बता कि मैरी अब कहाँ है। विजय बोला, मैरी मर चुकी है। मेरी शादी वाले दिन उसने अपने घर में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। तब वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये बात मुझे तब पता चली जब शादी की छुट्टी के बाद मैंने वापस ड्यूटी ज्वाइन की। उसकी मौत का कसूरवार मैं हूं और शायद सीताराम इसीलिए मेरे पीछे है। और तुम्हें याद है स्टेडियम में जिस पुलिस वाले को बेहोश करके उसकी जगह में सीताराम उस क्रेन से लटक कर वहां से भाग खड़ा हुआ था। उसके कान में सीताराम ने क्या कहा था, 2 से भले 3। तो इसका तो यही मतलब हो सकता है कि उन 2 बचे हुए लड़कों के साथ सीताराम मुझे भी मारना चाहता है। डिटेक्टिव विनोद को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे भी यकीन हो गया था कि सीताराम इंस्पेक्टर विजय को छोड़ेगा नहीं। इंस्पेक्टर विजय लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। डिटेक्टिव विनोद उससे बोला, आराम से कहाँ जा रहे हो तुम। इंस्पेक्टर विजय बोला, बस अभी आता हूं। इंस्पेक्टर विजय लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ चल दिया। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। वॉशरूम के अंदर एक आदमी फ्लोर साफ कर रहा था। इंस्पेक्टर विजय लड़खड़ाते हुए उस आदमी से टकराया। इंस्पेक्टर विजय बोला, माफ करना भाई, आज थोड़ी चढ़ गई है, सॉरी। उसके बाद इंस्पेक्टर विजय एक यूरिनल के पास गया और हल्का होने लगा। बाहर टेबल में बैठा डिटेक्टिव विनोद विस्की का गिलास हाथ में लिए काफी देर तक कुछ सोच रहा था। वो मन ही मन सीताराम तक पहुंचने की कड़ियां जोड़ रहा था, मगर उसे कोई भी रास्ता सीताराम तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर हो चुकी थी, मगर इंस्पेक्टर विजय वॉशरूम से बाहर नहीं आया। डिटेक्टिव विनोद कुछ देर और उसका इंतजार करने लगा। उसने घड़ी में देखा, रात के 10 बज चुके थे और इंस्पेक्टर विजय को वॉशरूम गए हुए 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। डिटेक्टिव विनोद खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। उसने एक एक टॉयलेट का डोर खोल के अच्छे से देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसने विजय के नंबर पे कॉल किया, मगर विजय का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। तब डिटेक्टिव विनोद ने बार के मैनेजर को इस बारे में बताया और बार के सीसीटीवी चेक किए, मगर सीसीटीवी में किसी ने छेड़छाड़ की थी। उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। डिटेक्टिव विनोद को समझते देर नहीं लगी कि इंस्पेक्टर विजय किडनैप हो चुका था और किडनैप करने वाला यकीनन सीताराम ही था। डिटेक्टिव विनोद ने जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करके बोला, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब तुम्हारा काम शुरू होता है, उसको ट्रैक करके मुझे अपडेट देते रहना। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विजय हाथ पैर बंधे हुए किसी सुनसान सड़क में दौड़ती एक गाड़ी की पिछली सीट में बेहोश पड़ा हुआ था और ड्राइविंग सीट में बैठा था आप सभी का फेवरेट विलेन सीताराम। रात का 1 बज रहा था और सीताराम किसी घने जंगल के बीच एक सुनसान हाईवे में अपनी जीप दौड़ा रहा था। चारों तरफ घना जंगल और उस हाईवे में उस वक्त सिर्फ सीताराम की जीप दौड़ रही थी और उसके अलावा उस सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। तभी सीताराम को दूर कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स जलती दिखाई दी। वो गाड़ियां एक ही जगह में खड़ी थी। सीताराम को लगा शायद आगे पुलिस की नाकाबंदी है। उसने अपनी जीप की हेडलाइट्स ऑफ की और जीप को धीमे धीमे उस जगह के नजदीक लेकर गया और सड़क किनारे जीप को खड़ा कर दिया और चुपचाप सामने की गतिविधि पर नजर रखने लगा। सामने कोई पुलिस की नाकाबंदी नहीं थी। सामने एक बड़ा सा डैम था और ये सड़क उसी डैम के ऊपर से गुजरती थी जिस पे अभी सीताराम खड़ा था। सीताराम ने देखा सामने डैम के ऊपर सड़क में 4 बड़े ट्रक खड़े थे और उन ट्रकों के बाहर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे ये तो सीताराम को सुनाई नहीं दिया, मगर उनकी हरकतों से लग रहा था कि वो सब परेशान थे। ट्रक के बाहर खड़े आदमी आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, खबर तो सही थी, मगर ये माल गलत कैसे हो गया? हम ये लूटने तो नहीं आए थे। एक आदमी जो नशे में था वो बोला, अरे पर अब इस माल का करना क्या वो तो बताओ। दूसरा आदमी उससे बोला, तेरे पिछवाड़े में डाल ले इस माल को। अबे नशेड़ी, कभी तो होश में रहा कर। तेरी गलत खबर की वजह से इन गलत ट्रकों को लूट लिया हमने और असली माल हाथ से निकल गया, बेवड़ा साला। नशेड़ी फिर बोला, ठीक है, सॉरी, पर अभी इस माल का करना क्या है?
एक आदमी और बोला, करना क्या है, इन ट्रकों में कांच की बड़ी बड़ी शीट्स पड़ी हैं, हमारे किसी काम की नहीं। बेचने जाएंगे तो बेकार में पकड़े जाएंगे। इन्हें यहीं डैम के पानी में डंप कर देते हैं, ना कांच टूटने की आवाज होगी, ना ही कोई सुराग मिलेगा। और फिर उन लोगों ने चारों ट्रकों में रखे कांच को डैम के रिजर्वायर में डंप कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद वो चारों ट्रक वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सीताराम ने अपनी जीप स्टार्ट की और डैम की उसी जगह में जाकर रोकी जहां वो चारों ट्रक खड़े थे। सीताराम जीप से बाहर निकला। जीप की लाइट्स ऑन थी। रोशनी में उसने चारों तरफ अच्छे से देखा। उस जगह में कांच के कुछ टुकड़े टूटकर गिरे पड़े थे। सीताराम ने जमीन से कांच का बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने लाया। उस कांच के टुकड़े में सीताराम अपना प्रतिबिंब साफ देख सकता था। बहुत समय हो चुका था उसे अपनी शक्ल देखे। उस कांच के टुकड़े को देख के सीताराम के चेहरे पे एक अजीब मुस्कान आई और ये तय हो गया था कि अब कुछ तो बड़ा कांड करने वाला है सीताराम। सीताराम वापस अपनी जीप में बैठा। उसने पलट के जीप की पिछली सीट में देखा जहां कुछ देर पहले इंस्पेक्टर विजय बेहोश पड़ा हुआ था, मगर अब वो सीट खाली थी। उस सीट को खाली देखकर सीताराम आग बबूला हो उठा, बिल्कुल उस भूखे शेर की तरह जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। उसने तो अच्छी तरह इंस्पेक्टर विजय के हाथ पैर बांधे हुए थे, फिर वो कैसे बचकर भाग सकता है। सीताराम ने जीप से उतरकर आसपास अच्छे से देखा, मगर उस अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिपने लगा था। काले काले घने बादल घिरने लगे थे। काफी कोशिश करने के बाद सीताराम को जब इंस्पेक्टर विजय नहीं मिला, तब सीताराम ने वहां से जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि बूंदाबांदी होने लगी थी और सीताराम नहीं चाहता था कि उसके अगले काम को अंजाम देने में उसे जरा भी देरी हो। जरा सी और देरी उसके मंसूबों में पानी फेर सकती थी, इसलिए सीताराम वहां से चला गया। इंस्पेक्टर विजय सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे झाड़ी में छुपा हुआ सीताराम को जाता हुआ देख रहा था। उसने डिटेक्टिव विनोद को कॉल करने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, मगर उसका फोन उसकी जेब में नहीं था, क्योंकि वो फोन सीताराम की जीप की पिछली सीट के नीचे गिरा हुआ था, जहां कुछ देर पहले इंस्पेक्टर विजय बेहोश पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर विजय के पास अब सिवाय डिटेक्टिव विनोद का इंतजार करने के कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। वो एक जीपीएस डिवाइस था। उसी की मदद से डिटेक्टिव विनोद उस तक पहुंचने वाला था। डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय जानते थे कि सीताराम विजय के पीछे है। अगर बाई चांस सीताराम इंस्पेक्टर विजय को अपने साथ लेकर जाता है तो विजय के पास रखा जीपीएस डिवाइस उसकी लोकेशन की जानकारी देता रहेगा और जीपीएस की मदद से बचे हुए उन दो लड़कों को बचाया जा सकता था जो अभी सीताराम के कब्जे में है, और सीताराम को भी धर दबोचा जा सकता था। विजय ने जीपीएस डिवाइस को वापस अपनी जैकेट की जेब में रखा और झाड़ी से बाहर निकलने लगा कि तभी उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन में गिरा और लुढ़कता हुआ एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसका सिर एक पत्थर से लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। बूंदाबांदी तेज होने लगी थी। पेड़ों पर गिरती बारिश की बूंदों से पूरा जंगल गूंजने लगा था। इंस्पेक्टर विजय अभी भी उस गड्ढे में बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी मदद के लिए डिटेक्टिव विनोद कुछ और पुलिस वालों के साथ इंस्पेक्टर विजय के जेब में रखे जीपीएस का पीछा करते हुए वहां पहुंच रहा था। काफी देर हो चुकी थी। जिस गड्ढे में इंस्पेक्टर विजय बेहोश पड़ा हुआ था उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा था कि तभी उस डैम के ऊपर सड़क की दूसरी तरफ से एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आई और वो गाड़ी डैम के ऊपर सड़क के उसी जगह में आकर खड़ी हो गई जहां कुछ देर पहले वो चारों ट्रक्स खड़े थे। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हुई। वो एक पुराना क्रेन ट्रक था। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आया। वो सीताराम ही था। वो चलता हुआ ट्रक के पीछे गया। ट्रक के पीछे दो लड़के जंजीर से बंधे हुए लटके बारिश में भीग रहे थे। उन्हें रस्सियों से कसकर बांधा हुआ था। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वो छटपटा रहे थे। बारिश में भीगी हुई उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। ये दोनों वही लड़के थे जिनके दो साथियों को सीताराम स्टेडियम में मार चुका था। अब इनकी बारी थी, मगर सीताराम उनके साथ क्या करने वाला था ये कोई नहीं जानता।
क्या इनकी सज़ा उन 2 लड़कों से भयानक होगी जिन्हें सीताराम ने स्टेडियम में बिजली के झटकों से जलाकर मारा था? ये थोड़ी देर में पता चलने वाला था। सीताराम उन दोनों लड़कों को डैम के ऊपर लोहे के गेट के पास ले गया। उस डैम का वो गेट जिसने कई मैट्रिक टन पानी को रोक के रखा हुआ था। सीताराम उन दोनों लड़कों को डैम के ऊपर लोहे के गेट के पास ले गया। उस डैम का वो गेट जिसने कई मैट्रिक टन पानी को रोक के रखा हुआ था, जिनके खुलने पर चीर के रख देने वाली रफ्तार से पानी बहने वाला था। सीताराम ने उन दोनों लड़कों को एक मोटी लोहे की जंजीर से लगे एक हुक में फंसाया और उन दोनों लड़कों को गेट से नीचे धक्का दे दिया। दोनों कई फीट नीचे जाकर गिरे तो सही, मगर जंजीर से बंधे होने की वजह से वो हवा में ही झूलते रहे। अब उस डैम के गेट की एक तरफ वो दोनों लड़के जंजीर से बंधे हुए हवा में झूल रहे थे और दूसरी तरफ कई मैट्रिक टन पानी निकलने को बेताब था। सीताराम उस डैम के गेट से नीचे उतरा। वो एक कपड़े से हाथ पोंछता हुआ वापस ट्रक में बैठा कि तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर कांच का एक बड़ा टुकड़ा रखा और बोला, हिलने की कोशिश भी करेगा तो खुद ब खुद कट जाएगा, ये कांच बहुत तेज है। वो इंस्पेक्टर विजय था जो होश में आने के बाद उस क्रेन ट्रक में आकर छुप गया था। उसने सीताराम को डैम के ऊपर गेट के पास देख लिया था। इंस्पेक्टर विजय बोला, अब ये बता कि वो दोनों लड़के कहाँ हैं? विजय की ये बात सुनकर सीताराम चौंका, क्योंकि उसको लग रहा था कि विजय ने उसे उन दोनों लड़कों को जंजीर से बांधकर डैम से नीचे धकेलते देख लिया था। मगर विजय को नहीं पता था कि डैम की दूसरी तरफ वो दोनों लड़के हवा में झूल रहे थे। सीताराम बोला, वो दोनों लड़के नदी के किनारे एक बड़ी फैक्ट्री में है। इंस्पेक्टर विजय बोला, ओके, अब ये गाड़ी वहीं जाकर रुकनी चाहिए, अब चलो यहाँ से। सीताराम ने वो ट्रक स्टार्ट किया और उसे मोड़कर उस फैक्ट्री की तरफ ले गया जिसकी वो बात कर रहा था। इंस्पेक्टर विजय का हाथ कांच पकड़े अभी भी सीताराम की गर्दन पर था। सीताराम तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था। इंस्पेक्टर विजय बोला, इतनी तेज क्यों चला रहा है, मरना है क्या? विजय के ऐसा कहते ही सीताराम ने एक झटके में ब्रेक मारा और अचानक गाड़ी रुकने की वजह से जोर का झटका लगा और इंस्पेक्टर विजय का हाथ सीताराम की गर्दन से दूर हो गया। बस उसी पल मौका देखकर सीताराम ने इंस्पेक्टर विजय का हाथ मोड़ा और उसके हाथ का कांच विजय के पेट में घुसा दिया। वो कांच आधा ही घुसा था कि सीताराम ने उस कांच को उसी के पेट में तोड़ दिया और फिर वो विजय से बोला, जितना हिलने की कोशिश करेगा ये कांच उतना ही अंदर धंसता जाएगा। जिंदा रहना है तो बिना हिले चुपचाप बैठे रहो, बस कुछ ही देर में हम फैक्ट्री पहुंच जाएंगे। इतना कहकर सीताराम ने गाड़ी स्टार्ट की और फैक्ट्री की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर विजय दर्द से कराहता हुआ बगल वाली सीट में बैठ गया। उसके पेट से बहुत खून बह रहा था। इंस्पेक्टर विजय बोला, मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा, प्लीज मेरा फोन मुझे दे दो, मुझे मेरी फैमिली से बात करनी है। सीताराम ने उसके पेट में उसके घाव की तरफ देखा और बोला, फिक्र मत करो, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। विजय चीखते हुए बोला, तुमको कैसे पता? बोला ना मुझे मेरी फैमिली से बात करनी है। सीताराम कुछ नहीं बोला। उसने कच्ची सड़क में गाड़ी मोड़ ली और कुछ देर बाद वो दोनों एक पुरानी फैक्ट्री के सामने खड़े थे। बारिश अभी भी पूरे जोरों में बरस रही थी। हल्का हल्का उजाला भी होने लगा था। सुबह होने वाली थी। उधर इंस्पेक्टर विजय की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए डिटेक्टिव विनोद भी डैम के पास पहुंच चुका था। काफ़ी देर तक पानी में डूबे रहने की वजह से इंस्पेक्टर विजय की जेब में रखा जीपीएस डिवाइस खराब हो गया था। इसी वजह से उसकी लास्ट लोकेशन डैम के पास ही दिखाई दे रही थी। डिटेक्टिव विनोद के साथ कुछ और पुलिस वाले भी थे। उनमें से एक बोला, सर लास्ट लोकेशन के हिसाब से विजय सर काफ़ी देर तक इसी जगह में थे, उसके बाद वो कहाँ गए पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उस कातिल ने उन्हें मार दिया हो। ये बात सुनकर डिटेक्टिव विनोद के माथे में चिंता के भाव उभरने लगे थे। उसको इंस्पेक्टर विजय की फिक्र होने लगी थी। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो किस हाल में है। बारिश तेज थी, डैम का पानी भी उफान मार रहा था। डिटेक्टिव विनोद ने डैम के ऊपर सड़क में देखा, एक किनारे में कांच के ढेर सारे टुकड़े गिरे पड़े थे। उसने गौर किया कि सिर्फ उसी हिस्से में कांच के टुकड़े गिरे हुए थे, और वो कांच किसी कार एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि घरों और बिल्डिंगों की खिड़की में इस्तेमाल होने वाला कांच था। विनोद ने उस सड़क के दूसरे किनारे पे देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया।
मगर बारिश की गिरती बूंदों और नदी की आवाज के साथ उसे एक अलग आवाज सुनाई दे रही थी। डिटेक्टिव विनोद ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश की। तब एक पुलिस वाला बोला, सर आवाज इस तरफ से आ रही है। डिटेक्टिव विनोद उस डैम के गेट के ऊपर चढ़ा। उसके पीछे 2 पुलिस वाले भी चढ़े। विनोद ने झांक के डैम के नीचे देखा। नीचे एक मोटी लोहे की जंजीर से लटके हुए वो दोनों लड़के छटपटा रहे थे और जिस लोहे की जंजीर से वो लटके हुए थे वो आवाज उसी जंजीर के टकराने की वजह से आ रही थी। डिटेक्टिव विनोद बोला, थैंक गॉड ये दोनों जिंदा हैं। उसने नीचे पुलिस वालों को आवाज देकर 2 और पुलिस वाले ऊपर बुलाए। अब 4 पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को निकालने की कोशिश करने लगे और डिटेक्टिव विनोद नीचे उतर आया। डिटेक्टिव विनोद बोला, इंस्पेक्टर विजय के जीपीएस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहो। तभी डैम के ऊपर गेट पे खड़े पुलिस वालों में से एक बोला, सर लोहे की जंजीर में ग्रीस लगी हुई है, इसे हाथों से नहीं खींच सकते, हाथ फिसल रहे हैं, क्रेन मंगवानी पड़ेगी सर। तभी नीचे खड़ा एक पुलिस वाला बोला, सर आई थिंक ये डैम ऑटोमेटिक है। डिटेक्टिव विनोद बोला, ऑटोमेटिक मतलब? तो पुलिस वाला ने जवाब दिया, सर जब पानी अपनी तय सीमा से ऊपर बढ़ जाता है तो डैम के गेट अपने आप खुल जाते हैं और जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है मुझे लगता है सर 15 मिनट में गेट खुल जाएंगे और पानी का फोर्स बहुत तेज होगा जिससे उन दोनों लड़कों की जान भी जा सकती है। उसकी एक बात सुनकर डिटेक्टिव विनोद चीखा, तो जल्दी करो, उन्हें वहां से बाहर निकालो। तभी एक पुलिस वाला बोला, सर विजय सर की लोकेशन मिल गई है, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर नदी किनारे कहीं पर है। डिटेक्टिव विनोद बोला, ओके मेरे नंबर पर लोकेशन भेजो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम यहाँ इन दोनों लड़कों को निकालने की कोशिश करो। डैम के ऊपर सड़क में पुलिस वालों की एक्टिविटीज़ देखकर वहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी। सुबह हो चुकी थी मगर आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था और पानी भी लगातार बरस रहा था। डिटेक्टिव विनोद अपनी कार में बैठा और सीधा उस लोकेशन की तरफ चल दिया जहाँ विजय अभी दिखाई दे रहा था। करीब 10 मिनट में वो एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। विनोद ने अपनी पिस्तौल निकाली और दबे कदम गेट से अंदर घुसा। उसने देखा हाथ में खून से सना एक कांच का टुकड़ा लिए सीताराम खड़ा था और उसके सामने सिर झुकाए खून से लथपथ कुर्सी में बैठा इंस्पेक्टर विजय। इससे पहले कि सीताराम विजय पर दूसरा वार करता, डिटेक्टिव विनोद ने पिस्तौल से 4 फायर किए और चारों गोलियां सीताराम के सीने में जाकर लगी। सीताराम कुछ कदम पीछे जाकर जमीन में गिरा और फिर उसने कोई हरकत नहीं की। सीताराम का अंत हो चुका था। डिटेक्टिव विनोद दौड़कर इंस्पेक्टर विजय के पास गया। इंस्पेक्टर विजय की सांसें चल रही थी, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। विनोद ने विजय की शर्ट उठाकर उसके पेट का घाव देखा। उसके पेट में एक कट था जिसमें से खून रिस रहा था मगर घाव ज्यादा गहरा नहीं था। विनोद ने अपने साथियों को कॉल लगाया मगर किसी ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि वहां कुछ और ही सीन चल रहा था। डैम के रिजर्वॉयर में पानी का स्तर अधिकतम सीमा से ऊपर पहुंचने वाला था और गेट खुलने ही वाले थे। काफी देर से कोशिश कर रहे पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को उस भारी भरकम मोटी जंजीर से खींच नहीं पाए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गेट खुलने के बाद उन लड़कों का क्या हाल होने वाला है। उस डैम के आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। कल स्टेडियम में मारे जाने वाले दोनों लड़कों की मौत का लाइव वीडियो देखने के बाद वहां पे खड़ी भीड़ अपने अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो शूट करने लगे। कुछ लोग फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे। तभी डैम के रिजर्वॉयर में पानी अधिकतम सीमा से ऊपर पहुंच गया और गेट खुल गए। गेट के खुलते ही पानी पूरे फोर्स के साथ बाहर आया और पानी के साथ आए कांच के छोटे बड़े टुकड़े, जिन टुकड़ों ने उन दोनों लड़कों के शरीर को चीथड़ों में तब्दील कर दिया। दूध सी सफ़ेद पानी की धारा कुछ पल के लिए उनके खून से लाल हो गई थी। पानी का फोर्स इतना तेज था कि उसके शोर में उन दोनों लड़कों की चीखें तक नहीं सुनाई दी। पानी में बहता उनका खून और उनके शरीर के टुकड़े दूर से भी साफ नजर आ रहे थे। उस दृश्य को देखकर उस डैम में मौजूद हर एक शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सब कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। इधर वो दोनों लड़के खत्म हो चुके थे और उधर सीताराम भी मर चुका था, मगर सीताराम का एक शिकार अभी भी जिंदा था। जी हाँ, इंस्पेक्टर विजय।
उधर फैक्ट्री में डिटेक्टिव विनोद विजय को सहारा देकर अपनी कार तक लाया और फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद विनोद ने डैम में मौजूद अपने साथियों को कॉल की। इस बार एक ने कॉल उठाया और विनोद को डैम में हुई पूरी घटना के बारे में बताया। उन दोनों लड़कों की मौत की खबर सुनकर विनोद फिर से निराश हो गया। इस बार भी वो सीताराम के हाथों हार गया था, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सीताराम को अपने हाथों से मार गिराया। विनोद ने पुलिस वालों को सीताराम की मौत की खबर दी और ये भी बताया कि इंस्पेक्टर विजय अभी ठीक है। विनोद ने पुलिस वालों को उस फैक्ट्री वाली लोकेशन पे बुलाया जहां सीताराम की लाश पड़ी हुई थी और खुद भी वहां पहुंचा, मगर वहां पहुंचकर उसने देखा सीताराम की लाश वहां नहीं थी। पुलिस वालों ने भी फैक्ट्री को अच्छे से तलाशा, मगर वहां सीताराम नहीं मिला। अजीब बात है, मैंने उसके सीने में 4 गोलियां मारी थी और उसके शरीर से खून निकलते भी देखा, जिसका मतलब है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। फिर वो कहाँ चला गया? एक पुलिस वाला बोला, सर ये जंगल वाला इलाका है, ज़रूर कोई जंगली जानवर उसकी लाश को उठाकर ले गया होगा। डिटेक्टिव विनोद कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से निकलकर वापस हॉस्पिटल आया। उसे अभी भी इंस्पेक्टर विजय के लिए खतरा महसूस हो रहा था। पुलिस वाले भी वापस चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने विनोद को बताया कि विजय के शरीर में एक ही घाव था और वो भी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो खतरे से बाहर है। मगर डिटेक्टिव विनोद जानता था कि विजय खतरे से बाहर नहीं, क्योंकि सीताराम की लाश गायब है। अगर वो मरा नहीं तो ज़रूर विजय के पास आएगा। विनोद विजय के पास गया। विजय होश में था। विनोद विजय से बोला, विजय सीताराम की डेड बॉडी नहीं मिली, मुझे लगता है शायद वो तेरे लिए वापस आएगा। विजय ने विनोद का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, सीताराम अब मुझे मारने मेरे पीछे नहीं आएगा। विनोद बोला, क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं टाइम से नहीं आता तो वो तुझे मार चुका था। विजय बोला, नहीं, उस वक्त वो मुझे मार नहीं रहा था, बल्कि मेरे पेट में से कांच का टुकड़ा खींचकर बाहर निकाल रहा था और तुझे ही लगा कि वो मुझे मारने वाला है। विनोद आश्चर्य से बोला, क्या? अब मगर उसने तुझे बख्श क्यों दिया? विजय ने बताया, जब उस पार से वो मुझे किडनैप करके अपनी जीप में ले जा रहा था तो कहीं एक जंगल में डैम के पास उसने अपनी जीप रोकी और मैं मौका देखकर उस जीप से भाग खड़ा हुआ, लेकिन मेरा फ़ोन उसी की जीप में रह गया था। बाद में जब मेरी बेटी ने कॉल किया तो सीताराम ने कॉल उठाया। जब भी मेरे घर से कॉल आती है तो मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें मैं और मेरी पत्नी और हमारी 3 साल की बेटी है। तो जब सीताराम मुझे उस फैक्ट्री में लेकर आया तब उसने मेरे फ़ोन में मुझे वो फ़ोटो दिखाई और मुझे पूछा कि वो बच्ची कौन है। मैंने बताया कि मेरी बेटी है। पता नहीं क्यों पर मेरी बेटी की तस्वीर देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और वो बच्ची 3 साल की कैसे। तब मैंने उस बच्ची का सच उसको बताया और उसका मन बदल गया। डिटेक्टिव विनोद बोला, उस बच्ची का क्या सच है? क्या मैं वो फ़ोटो देख सकता हूँ? विजय ने अपने फ़ोन में विनोद को वो तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी, करीब 3 साल की, जिसके पैर विकृत थे, यानी कि वो अपने दोनों पैरों से अपंग थी। विजय आगे बोला, ये एंजल है, मैरी और मेरी बेटी। जब मैरी ने पंखे से लटककर सुसाइड किया था तब वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। पंखे से लटकने की वजह से उसका गर्भपात हो गया और ये प्रीमैच्योर बच्ची मैरी के गर्भ से निकलकर ज़मीन में आ गिरी। किसी तरह इस बच्ची को तो बचा लिया गया, मगर इसके पैर। इतना बोल के विजय की आंखों में आंसू आ गए। विजय की बातें सुनकर विनोद को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी पॉकेट डायरी निकाली। ये डायरी विनोद को उस जगह से मिली थी जहां सीताराम की लाश गिरी पड़ी थी, मगर उसने पुलिस वालों को उस डायरी के बारे में नहीं बताया। विनोद खड़ा होकर उस वार्ड की खिड़की पर गया और जेब से डायरी निकाल के उसके पन्ने पलट पलट कर देखता रहा। जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पलटता उसकी बेचैनी बढ़ती जाती, क्योंकि उस डायरी में कुछ एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर्स के अलावा कई और नाम थे जिनके सामने क्रॉस बना हुआ था और कई नाम थे जिनके सामने क्रॉस बनना बाकी था। क्या सीताराम जिंदा है या सच में उसकी लाश को जंगली जानवर उठाकर ले गए, ये कोई नहीं जानता। मगर ये बात तय है कि अगर वो जिंदा है तो वो ज़रूर किसी ना किसी के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा होगा।